बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछला लेक्चर जो था हमारा पहला लेक्चर, उसमें हमने डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ी थी। फिर उसमें हमने साथ में फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे। थोड़ा सा मैनेजमेंट के बारे में मैंने पढ़ा था कि आर्ट्स है या साइंस है। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। आगे जो हमारा पूरा सब्जेक्ट है वो कोर्स है वो इन्हीं के बारे में, इन्हीं फंक्शंस के बारे में है। और ये एक एक जो हमारा फंक्शन है ये अपना जगह पे अलग अलग से वहाँ पे चैप्टर होगा और डिटेल से हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा बुनियादी इसका जो ओवरव्यू है वो देते जाएंगे। थोड़ा सा इसको आपको एक, ताकि ये अल्फाज चूँकि बहुत ज़्यादा आपके सामने आएंगे, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो कंसेप्ट्स हैं आपके सामने आते रहेंगे, तो इसलिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक है हमारा। फंक्शन से बुनियादी तौर पे मतलब ये होता है कि वो एक्टिविटीज़ जो आपने करनी होती हैं, वो काम जो आपने बुनियादी तौर पे करने होते हैं। अगर आप मैनेजर हैं तो ये कुछ काम होंगे जो आपको एज अ मैनेजर करने पड़ेंगे। कम ज़्यादा फ़र्क हो सकता है, कोई फंक्शन ज़्यादा करना पड़े, कोई कम करना पड़े, कोई किस तरह करना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपका इनसे वास्ता पड़ने वाला है। तो पहला जो हमारा मुख्तलिफ एक और चीज़ ध्यान में रहे, मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ ऑथर्स ने आपको मुख्तलिफ नंबर ऑफ फंक्शंस दिए होंगे। कहीं पे बहुत ज़्यादा हैं, कहीं पे बिल्कुल बुनियादी 4 हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कहीं पे ये 7 हो जाते हैं। इनको मज़ीद डिवाइड किया जाता है, मज़ीद इनको जो है ना फैलाया जाता है। लेकिन बुनियादी यही 4 होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इनको फिर तकसीम दर तकसीम करके मज़ीद इनको फैला के इसको कहीं पे ज़्यादा दिया जाता है, कहीं पे थोड़ा दिया जाता है। किसी एक में पोस्ट कार्ब के नाम से एक दिया हुआ है, किसी में किस इससे। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। जो भी आप किताब इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जितने भी फंक्शंस दिए गए हैं सब ठीक है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जब आप इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बुनियादी तौर पे सब की बातें एक ही हैं, बस किसी ने किस तरीके से की है, किसी ने किस एंगल से किया है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। अच्छा, तो फंक्शंस की आपको समझ आ गई कि फंक्शन से क्या मुराद होता है। फंक्शन से मुराद ये होता है कि वो काम, एक्टिविटीज़ जो आपने करनी होती हैं किसी भी प्रोसेस में, नेचुरली जो आपने करनी होती हैं। तो मैनेजमेंट, अगर आप मैनेजर हैं, मैनेजमेंट कर रही हैं, तो नेचुरली यू हैव टू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज़ ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये आपको नेचुरली करनी पड़ती हैं। अब प्लानिंग क्या है? कौन एक बहुत बड़ा नाम है हमारे प्लानिंग, हमारे मैनेजमेंट में। वो कहता है कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। किस चीज़ के बारे में एडवांस में डिसाइड करना है? व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, बाय होम टू डू, वेयर टू डू। ये मुख्तलिफ सवाल होते हैं। देखो जी, कोई भी काम आप शुरू करते हैं तो उससे पहले बैठ के जब आप उसके बारे में बैठ के सोचते हैं और फिर एडवांस में उसके मुताल्लिक फ़ैसले लेते हैं, ये क्या कहलाता है? आपका प्लानिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल, रात को सोने से पहले आप 5-10 मिनट बैठ के सोचते हैं कि कल मैंने क्या करना है, एंड देन यू मेक सम डिसीजंस। आप फिर कुछ फैसले लेते हैं। कल मैंने नमाज के लिए उठना है, फिर मैंने 7 बजे तक तैयार हो जाना है, 8 बजे तक मैंने कॉलेज पहुंचना है, एंड फिर कॉलेज में क्लासें लेके उसके बाद मैंने कहीं दोस्त के पास जाना है। ऑल दीज डिसीजन विच यू आर मेकिंग इन एडवांस अबाउट समथिंग इज एक्चुअली यू आर डूइंग प्लान। आप क्या कर रहे हैं? एक्चुअली आप प्लानिंग कर रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में। पहले से बैठ के सोचना, यानी उसके करने से पहले, और फिर उसके मुताल्लिक एडवांस में फ़ैसले लेना, ये क्या है? आपकी प्लानिंग है। या आप इस तरह समझें कि ये जो 4-5 सवाल हैं, इनका जब आप जवाब देते हैं, क्योंकि कोई भी आप ऑब्जेक्टिव, कोई मकसद, कोई काम करना चाहते हैं, तो आप बुनियादी तौर पे आपके जहन में कुछ सवाल आते हैं, उनका जवाब आपको देना पड़ता है। पहला सवाल होता है व्हाट टू डू, करना क्या है, ठीक है। व्हेन टू डू, कब करना है। हाउ टू डू, कैसे करना है उसको।
बाय होम टू डू, किसने इसको करना है, वेयर टू डू, कहाँ पे इसको करना है। अब ये 5 वो बुनियादी सवाल हैं कि किसी भी काम के मुतल्लिक जब आप उसको उसके मुतल्लिक सोचते हैं तो ये सवाल आपके जहन में आते हैं, और इन सवालों के बारे में जब इन सवालों की जब आप जवाब देते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, आप एक्चुअली प्लानिंग कर रहे होते हैं। अब एज ए मैनेजर ये आपका काम होता है। देखिए जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सुबह आएँ और बस जो चीज़ सामने आ गई आपने शुरू कर दी, ऐसा कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आता। पहले से ही आप फैसले लेते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप मैनेजमेंट नहीं कर रहे। बिल्कुल बुनियादी पहला मैनेजमेंट जो प्रोसेस हमने पढ़ा था उसमें जो पहला स्टेप है आपका, जो पहला काम है आपका, वो क्या है, प्लानिंग का है। अच्छा, फिर दूसरी डेफिनेशन क्या है, अ प्लान इज अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, यानी फ्यूचर में क्या करना है। कोर्स ऑफ एक्शन मीन्स व्हाट यू हैव टू डू एंड हाउ यू हैव टू डू। ये जो 4-5 सवाल होते हैं इनको हम कोर्स ऑफ एक्शन, लाहे अमल जिसको उर्दू में कहते हैं, यानी क्या किस तरह आप करेंगे, आपका कोई अमल करने के लिए क्या तरीका होगा, क्या क्या लाहे अमल है फ्यूचर के बारे में, उसको हम क्या कहते हैं, प्लान कहते हैं। तो एक और डेफिनेशन है प्लानिंग की, प्री डिफाइंड स्टेप्स विद अ प्री डिफाइंड रिजल्ट्स, यानी पहले से मालूम रास्ता कि किस तरह आपने जाना है और उसका जो रिजल्ट आना है वो भी पहले से आपको मालूम हो। इसको हम क्या कहते हैं, मालूम करते हैं, उसको हम कहते हैं प्लानिंग। यानी पहले से रिजल्ट मालूम करना जो आप हासिल करना चाहते हो, और उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए जो इक़दामात आपको करने पड़ेंगे, ये जो आप एडवांस में डिसाइड करते हो तो क्या करते हो, आप प्लानिंग कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ प्री डिफाइंड रिजल्ट, आप कहते हो कि मैंने इस सेमेस्टर में 90% मार्क्स लेने हैं। नाउ दिस इज अ प्री डिफाइंड रिजल्ट, पहले से आपने अपने लिए डिसाइड कर लिया है। अब उसके लिए आपको इक़दाम क्या करने पड़ेंगे, आप उसके लिए आपने प्री डिफाइंड स्टेप्स क्या किए कि आपने कहा मैंने रेगुलरली क्लासेस लेनी है, मैंने सेकंड टाइम ट्यूशन लेनी है, मैंने जो है ना एटलीस्ट 5 आवर्स डेली पढ़ना है। नाउ दीज आर दोज प्री डिफाइंड स्टेप्स विच यू आर डिफाइनिंग इन एडवांस फॉर अचीविंग दैट प्री डिफाइंड रिजल्ट। तो ये जो आप सब कुछ कर रहे हैं उसको आप क्या करें, प्लानिंग कह रहे हैं। देन नेक्स्ट जो इसकी डेफिनेशन हमारे पास आती है, और मुख्तलिफ डेफिनेशन होंगी इसकी, बेटा मैं बार बार ये बात आपको कहता हूँ कि इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। बात तब तमाम की तमाम तकरीबन एक ही कर रहे हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है अल्फाज का, एंगल का, डायमेंशंस का, बाकी चीज़ें वही होती हैं। सो प्लानिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव डिजायर्ड गोल्स। देखिए जी, पहले पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि नथिंग इज़ विदाउट गोल, कुछ भी गोल के बगैर नहीं होता। लाजमन हर काम का कोई न कोई मकसद होता है। अब उस मकसद को हासिल करने के लिए जो आप कोई लाए अमल बनाते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन किस चीज़ को कहते हैं, लाए अमल को कहते हैं। लाए अमल क्या मतलब, तरीक़ाकार, काम के करने का कंप्लीट जो एक रास्ता वे होगा, किस तरह आप करेंगे, क्या उसकी ज़रूरत, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पे करेंगे, वो जो 4-5 सवाल पहले मैंने आपको बताया उनके बारे में जब आंसर करते हैं देन दैट बिकम अ कोर्स ऑफ एक्शन। तो गोल्स को अचीव करने के लिए जो आप कोर्स ऑफ एक्शन को पहले से मालूम करते हैं उसको हम प्लानिंग कहते हैं। या फिर फर्दर इसको, प्लानिंग इज अ सिस्टमैटिक थिंकिंग अबाउट वेज एंड मीन्स फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स। यही वही बात कर रहा है जो मैंने आपको बता दी है कि वेज किस तरह करना है, मीन्स किस चीज़ के थ्रू करना है, पहले से जो आपने अपने लिए गोल इस्टेब्लिश कर रखे हैं उनके बारे में सोचना, इसको हम क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। तो ये आपका पहला और बहुत ही बुनियादी फंक्शन है मैनेजमेंट का। देखिए बेटा, मैनेजमेंट स्टार्ट होती है आपकी ऑब्जेक्टिव या गोल एस्टेब्लिशमेंट से। एंड ऑब्जेक्टिव एंड अ गोल एस्टेब्लिशमेंट इज अ पार्ट ऑफ योर प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग इज अ प्रोसेस एंड प्लान इज द रिजल्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। प्लानिंग इज अ प्रोसेस जिसका रिजल्ट जो होता है वो आपके हाथ में प्लान की सूरत में आता है। सो प्लानिंग स्टार्ट होता है आपके ऑब्जेक्टिव से, और फिर हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके मुख्तलिफ 6-7 स्टेप्स हैं
प्रोसेस में के साथ तो स्टेप लेके आप अपने एक प्लान की आपके हाथ में आता है। तो ये जो आपका प्लानिंग जो है, तो पहले से आपने कोई रास्ता वगैरह जो आप अपने प्री डिटरमाइन गोल तक पहुंचने के लिए जो सोचते हैं, आप अपने लिए कोई मकसद इस्टेब्लिश करते हैं और फिर बैठ के उसके बारे में सोचते हैं कि यार किस तरीक़े से मैं और किन ज़राए को इस्तेमाल करके अपने इस गोल तक पहुंचूं। तो इस सारे अमल को हम क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। अब प्लानिंग बहुत बुनियादी जो है ना आपका फंक्शन है। आपके इसके बाद आने वाले तमाम फंक्शंस जो हैं वो इस प्लानिंग पे ही बुनियाद करते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी प्लानिंग गलत हुई, आपकी प्लानिंग सही नहीं हुई, तो इसके ऊपर आप जितनी भी इमारत बनाएंगे, आपकी वो इमारत गलत होगी, क्योंकि उसकी बुनियाद ही गलत होगी। जो दूसरा हमारे पास फंक्शन आता है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। Now, it is the process of bringing together physical, financial, and human resources and developing a productive relationship among them for achievement of organizational goals. In every function, in every definition, you will find goals. आपको goals नजर आते हैं। गोल का जिक्र, ऑब्जेक्टिव का जिक्र आपको कहीं ना कहीं नज़र आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिशमेंट की। बार बार मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ इस पर कि दिस इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू एस्टेब्लिश अ गोल्स एस्टेब्लिश करना कोई आसान काम नहीं है, ज़हन में रहे। हम अमूमन समझते हैं कि पता नहीं गोल एस्टेब्लिशमेंट क्या होगा, इसमें क्या मुश्किल है, बट दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, वेरी कंसेप्चुअल थिंग। हम आगे उसको डिटेल से कहीं पे पढ़ेंगे कि किस तरह ये कंसेप्चुअल हैं, क्यों इसमें मसाइल आते हैं। प्लानिंग की आपको मैं मिसाल दूं, अभी जो बजट पेश हुआ है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ ए प्लान, एक टाइप ऑफ ए प्लान है। ठीक है, हुकूमत ने अगले पूरे साल की एडवांस में डिसाइड कर लिया है कि कहाँ से पैसा हमने कितना लेना है और कहाँ पे कितना पैसा हमने लगाना है। सो बजट इज़ अ टाइप ऑफ ए प्लान। पॉलिसी आप सुनते रहते हैं रोज़ाना, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, किस चीज़ के बारे में हमारी क्या पॉलिसी है, दैट इज़ आल्सो टाइप ऑफ ए प्लान। अच्छा जी, ऑर्गेनाइजिंग पे आ जाइए। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर। अब पिछले मैनेजमेंट के डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, बुनियादी तौर पे कोई भी काम करने के लिए, कोई भी मकसद हासिल करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए हमें तीन किस्म की वसाइल की ज़रूरत पड़ती है, तीन किस्म की रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। छोटा काम है या बड़ा काम है, ये तीन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। फिजिकल रिसोर्सेज क्या हैं? आपके रॉ मटेरियल है, कोई भी चीज़ आप बनाते हैं उसमें कोई ना कोई खाम माल की ज़रूरत पड़ती है, मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, लैंड की ज़रूरत पड़ती है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनकी आपको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। नाउ दीज ऑल आर द फिजिकल रिसोर्सेज विच यू नीड फॉर डूइंग एनीथिंग। देन इनके बाद आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, आपको सरमाए की ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। यू नीड मनी फॉर डूइंग एनीथिंग। कोई भी काम करने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ती है? पैसों की ज़रूरत पड़ती है। एंड देन द थर्ड वन इज ह्यूमन बीइंग। विदाउट पीपल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू एनीथिंग। कोई भी काम करने के लिए आपको लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा जी, अब ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में आप क्या करते हैं? आप इन तीनों वसाइल को यकजा करते हैं, ठीक है, और उनके दरमियान एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। इन तीनों वसाइल के दरमियान एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं जो कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने में मदद देता है। देखिए जी, आप कॉलेज में आते हैं तो इसमें आपको ये तीनों वसाइल मिलते हैं। अब इन तीनों वसाइल का आपस में इस तरह मिलाप किया गया है, एक रिलेशनशिप बनाया गया है कि हमारे जो गोल है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो रहा हो। यानी आपके कलर के पास कंप्यूटर पड़ा हुआ है, सो समवन हैज, कंप्यूटर इज अ फिजिकल रिसोर्स एंड योर कलर इज अ ह्यूमन रिसोर्स। और समवन हैज डिसाइडेड कि कलर को इस फिजिकल रिसोर्स की ज़रूरत है और उसको ये कंप्यूटर आपने देना है, ठीक है। क्लासरूम स्टूडेंट को दिया गया है। नाउ क्लासरूम इज अ फिजिकल रिसोर्स, सो देयर इज समवन हु हैज डिसाइडेड कि क्लासरूम स्टूडेंट्स के लिए होगी।
फॉर अ टीचर दे हैव अ स्टाफ रूम। और लुक, ये जो आपको मुख्तलिफ लोगों के हाथों में मुख्तलिफ आपको फिजिकल रिसोर्सेज नज़र आते हैं, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ तनख्वाहें आपको नज़र आती हैं, मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ पैसा जो आपके पास आता है, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये एक्चुअली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं? आपकी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। एंड रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये रिजल्ट होता है आपके ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का। अच्छा जी, हेनरी फ्याल क्या कहता है? हेनरी फ्याल कहता है, फ्याल ये बहुत बड़ा नाम है मैनेजमेंट का, कि टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस is to provide it with everything useful for its function, i.e. raw material, tool, capital and personnel। अब मकसद ये है, हेनरी फ्याल कहता है कि आपने कोई भी बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना है, उसकी कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, तो उसको तमाम वो चीज़ें प्रोवाइड करना जो उसकी ज़रूरत है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन कहते हैं। अब उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, टूल्स की ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है, पर्सनल मीन्स लोगों की ज़रूरत होती है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें किसी भी बिज़नेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए ज़रूरत पड़ती हैं, और ये चीज़ें जब आप प्रोवाइड करते हैं, सो एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग अ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। नाउ ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व, ठीक है। प्रोसेस मैंने पीछे आपको बताया था कि प्रोसेस से मुराद ये होती है कि ऐसा काम जो स्टेप वाइज हो रहा हो, जिसमें मुख्तलिफ मदारिज हों, मुख्तलिफ स्टेप्स हों, फेजेज हों जिसके, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। नाउ ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस एंड इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, classification and grouping of activities, assignment of duties, delegation of authority and creation of responsibilities, coordinating authority and responsibilities. Now these are the steps which you have to perform to make possible organizing function। organizing function को possible बनाने के लिए ये काम आपको करने होते हैं। डिटेलिंग में इसके हम नहीं जाते, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर, इन तमाम को, तो फिर हमें ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी। थोड़ा थोड़ा सा आपको समझ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कोई भी जब आप गोल अचीव करना चाहते हैं, तो कौन कौन से वो काम होंगे जो आपने करने होंगे, उनकी आइडेंटिफिकेशन, देन उनकी ग्रुपिंग करना, ठीक है। 1000 काम आपने छोटे छोटे आइडेंटिफाई कर लिए होंगे किसी मकसद तक पहुंचने के लिए, देन उनको फिर दोबारा से ग्रुप करना। देन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ मीन्स कौन से काम किसने करने हैं, इसको असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ कहते हैं। देन अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक ही आता है कि जी आप किसी भी पोजीशन पे किसी भी बंदे को बिठाते हैं, तो उसको आप कोई ना कोई अथॉरिटी देते हैं, और फिर उसकी कुछ ना कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, और इनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन कायम करना अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के दरमियान। ये तमाम काम जब आप करते हैं, तो एक्चुअली आप क्या कर रहे होते हैं? ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये हम डिटेल से आगे फिर पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपने सिर्फ समझना है। देन जो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन आता है, उसको हम कहते हैं स्टफिंग फंक्शन। स्टफिंग फंक्शन, अब देखिए बहुत सारे जो हमारे आतर हैं वो स्टफिंग को आपके ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का ही हिस्सा बताते हैं, बट कुछ इसको अलग से फिर पढ़ाते हैं, कुछ इसको अलग से डिफाइन करते हैं कि नहीं, स्टफिंग अपनी जगह पे एक पूरा फंक्शन है। अब स्टफिंग फंक्शन क्या है? इट इज़ द फंक्शन ऑफ मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कीपिंग इट मैन्ड। मैनिंग से मुराद ये है कि लोग ऑर्गेनाइजेशन में लाना और फिर उन लोगों को वहाँ पे मेंटेन रखना, इसको हम स्टफिंग कहते हैं। या इसको इस तरह समझें कि देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन में जिन लोगों की आपको ज़रूरत पड़ती है, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि 3 रिसोर्सेज होते हैं, उसमें एक होते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन बींग्स। अब क्या ह्यूमन बींग की आपको ज़रूरत है, कितने लोगों की आपको ज़रूरत है, उन लोगों को लाना और फिर उनको वहीं पे रखना, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं, तो इसको हम स्टफिंग कहते हैं। या और जो इसकी डेफिनेशन है, स्टफिंग इज फिलिंग एंड कीपिंग फील्ड द ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ पोजीशन होते हैं, जैसे आपको कॉलेज में नजर आते हैं, प्रिंसिपल की पोजीशन है, प्रोफेसर की है, फिर क्लरिकल स्टाफ की है, फिर क्लास 4 की है। अब ये जो मुख्तलिफ आपको पोजीशन नज़र आती हैं, इन पोजीशन पे लोगों को लाना
जो बंदे इसके बैठे हैं तो किसी ने तो इनको इधर लाया है, इसको बिठाया है, और फिर उसको फील रखना। जब ऑर्गेनाइजेशन चालू हो जाए तो इनको फील रखना, ये आपका स्टफिंग फंक्शन कहलाता है। बहुत ही बुनियादी फंक्शन है। बहुत ही बुनियादी फंक्शन है। एज अ मैनेजर आपका स्टफिंग का फंक्शन बहुत ही बुनियादी फंक्शन है। देखिए जी, वो कहते हैं कि ठीक है, गन इज इम्पॉर्टेंट बट मोर इम्पॉर्टेंट इज द पर्सन बिहाइंड द गन, सिटिंग बिहाइंड द गन। ठीक है, गन इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो बंदा है जो उस बंदूक के पीछे बैठा हुआ है। एक बेहतरीन बंदूक को भी एक नाकारा बंदा नाकारा बना देता है। और एक आपने बहुत ज़्यादा बेहतरीन फिजिकल रिसोर्सेज दिए हुए हैं, आपने बहुत ज़्यादा बेहतरीन जो है ना, आपने पैसा बहुत सारा इसमें लगाया हुआ है, लेकिन अगर आपने निकम्मे लोग उस पर बिठा दिए हैं तो आपका जो है वो सारा काम ही फेल हो जाएगा। बहुत बेहतरीन गाड़ी पे निकम्मा ड्राइवर बिठाने से आपका जो 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 गाड़ी है उसके तबाह होने में कोई कसर नहीं रह जाएगी। ये आपका बहुत बुनियादी फंक्शन है एज अ मैनेजर। आपने जाना ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। लोगों की जो पहचान होती है, कुछ लोग होते हैं उनको बड़ी पहचान होती है लोगों की, कौन किस कैपेसिटी का बंदा है। एज अ मैनेजर आपने लोगों से काम लेना होता है, इसलिए आपको लोगों की पहचान होनी चाहिए। अब इसमें आप करते क्या हैं, स्टफिंग में कौन कौन से काम आपने करने थे। मैन पावर प्लानिंग, यानी आपको जो लोगों की ज़रूरत होती है उनके बारे में पहले से प्लान करना। कितने लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है फ्यूचर में, किस किस्म की लोगों की मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है, उनके वो कहाँ से मुझे मिलेंगे, उनको कैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन तक लाऊंगा। ये तमाम जो सवाल हैं, इनके जो जवाबात होते हैं वो आप मैन पावर प्लानिंग में देते हैं। देन रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। HRM में आप डिटेल से इसको पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक चैप्टर सब्जेक्ट है आपका, उसमें आप डिटेल से पढ़ेंगे कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट जो है, ये जो लोगों को हायर किया जाता है, आपको जो एडवर्टाइजमेंट नजर आते हैं, आपके टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, इस तमाम प्रोसेस को इसको हम रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट कहते हैं। एज अ मैनेजर स्टफिंग फंक्शन में आपका ये काम होता है। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए जी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं, आप देखते हैं कि लोगों की ट्रेनिंग की जाती है। आप किसी जॉब पे जाते हैं तो पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है, एंड देन फिर वक्त के साथ साथ आपको नए नए कोर्सेज कराए जाते हैं, नई नई चीज़ें सिखाई जाती हैं ताकि आपकी डेवलपमेंट हो, आपकी बढ़ोतरी हो, आप एक जगह पे ना रहें। रिम्यूनरेशन कहते हैं मुआवजे को। आप लोगों को जब हायर करेंगे तो उनको कोई ना कोई मुआवजा देंगे। अब ये मुआवजा ऐसा डिसाइड करना, ये स्टफिंग फंक्शन में आपका काम होता है। देन परफॉर्मेंस अप्राइजल। परफॉर्मेंस अप्राइजल से मुराद ये है कि कारकर्दगी की जांच पड़ताल, यानी जो लोग आपने हायर किए हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी कारकर्दगी चेक करना कि वो किस तरह काम कर रहे हैं। एंड देन लास्ट वन इज प्रमोशन एंड ट्रांसफर, यानी अपने जो लोग होते हैं उनकी तरक्कियां होती हैं, वो तरक्की करना, वो आपका स्टफिंग फंक्शन का हिस्सा होता है। एंड ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को ट्रांसफर करना, ये भी एज अ स्टफिंग फंक्शन आपका एक फंक्शन होता है, काम होता है। देन डायरेक्टिंग, another very important function of a manager। देखिए जी, अब तक जो भी बातें, जो भी आपने काम किए, तो ये आपने अभी तक आपको काम आपने एक्चुअली स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, अभी तक आपने काम एक्चुअली स्टार्ट नहीं किया गया। एक्चुअली फील्ड में जब काम स्टार्ट होता है तो वहाँ पे जब आपको जिस फंक्शन की मैनेजर आपको ज़रूरत पड़ती है, वो किस चीज़ की होती है, उसको हम कहते हैं डायरेक्टिंग फंक्शन या डायरेक्शन इसको कहा जाता है। अब इसमें आप क्या करते हैं एज अ मैनेजर, जब आप अपने एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं और सी करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को, ताकि वो गोल्स को अचीव कर सके, तो इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिंग। यानी जब एक्चुअली काम शुरू हो जाए, आपका जो सबऑर्डिनेट है, आपके जो लोग हैं, वो काम करना शुरू कर दें, अब उस मौके पे उनको जब आपकी ज़रूरत पड़ती है और उस मौके पे उनको जब आप चलाते हैं, तो एक्चुअली उसको हम क्या कहते हैं, आपकी वो आपका डायरेक्शन होता है। उसमें आप क्या करते हैं, आप इंस्ट्रक्ट करते हैं। मौके पे काम शुरू हो गया, आपका सबऑर्डिनेट काम कर रहा है, तो साथ साथ में आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं, इस तरह करें, इस तरह ना करें, वो काम करें, ये काम पहले कर लें। सो दिस इज आवर इंस्ट्रक्शन। देन गाइड, यानी उसको बता रहे हैं, उसको रास्ता दिखा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ हिदायत नहीं दे रहे, हुक्म नहीं दे रहे, आप साथ साथ में उसको
गाइड भी कर रहे हैं, एंड देन यू हैव टू ओवरसी, आप उसको ओवरसी भी कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, कोई आपने ऐसा मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि आप देख रहे हैं कि जो आपके सबॉर्डिनेट हैं वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं ताकि गोल्स को अचीव किया जा सके। अच्छा जी, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं आपके फंक्शंस के? अब ये सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, ये 4 जो बुनियादी काम होते हैं आपके डायरेक्शन में। कुछ ऑथर्स इनको अलग अलग से अपने फंक्शंस के तौर पे लेते हैं, बट एक्चुअली दे आर द एलिमेंट्स ऑफ योर डायरेक्टिव फंक्शन। सुपरविजन मीन्स on field, to oversee, to look after the work of your subordinates in the field। ठीक है, जब आप फील्ड में मौके पे जाके उसके काम को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं और सी कर रहे होते हैं, सुपरवाइज कर रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सुपरविजन कहते हैं। देन मोटिवेशन मीन्स टू मोटिवेट, स्टिमुलेट योर सबऑर्डिनेट्स टू वर्क। देखिए जी, ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट द मशीन्स, इंसान मशीन नहीं होते, इंसानों के जज्बात होते हैं। इंसान एक दिन बेहतरीन काम कर रहा होता है, दूसरे दिन वो परेशान है तो वो काम नहीं कर रहा होता, किसी दिन उसके लिए बहुत बड़ा काम, मुश्किल काम भी कोई काम नहीं होता, किसी दिन बहुत आसान काम वो नहीं कर पाता। सो एज अ मैनेजर आपका काम लोगों को सिर्फ ताकत की जोर से उससे काम लेना नहीं होता, बल्कि उनको मोटिवेट करना होता है, उनको माइल करना होता है काम की तरफ ताकि वो काम करें। तो ये इसको मोटिवेशन कहते हैं, आगे डिटेल से हम पढ़ेंगे। देन लीडरशिप मीन्स टू इंस्पायर एंड लीड योर सबऑर्डिनेट्स। ठीक है जी, एज अ मैनेजर यू माइट बी अ लीडर। एज अ मैनेजर आपको लीडर होना पड़ता है। लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है, देखिए जी, जो जिसको आप फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके पास कोई ताकत नहीं होती, बट आप विलिंगली उसको फॉलो करते हैं। क्यों? आप उससे इंस्पायर हो रहे होते हैं। वो जो कुछ कर रहा होता है वो आपको बहुत बेहतरीन नज़र आ रहा होता है। देखिए, आपको मैं एक मिसाल देता हूँ लीडरशिप की। एज अ लीडर आपको किस तरह लोग फॉलो करते हैं? बातों से लोग आपको फॉलो नहीं करते, ध्यान में रहें। आपके एक्शंस जो होते हैं वो आपके उसके थ्रू आप लोगों को क्या करते हैं? मजबूर करते हैं कि वो आपको फॉलो करें। कहीं तो मैंने पढ़ा था कि अमेरिका में पहली दफ़ा कोई एक बहुत हाई राइजिंग बिल्डिंग बनाई गई थी और जिसके साइड पे सारे उन्होंने ग्लास वाल्स लगाए हुए थे। अब जब बहुत खर्चा हुआ उस पर, तो जब जिसने उसमें दफ्तर बनाया उस एम्प्लॉय लाया, तो एम्प्लॉय ने इनकार कर दिया कि इसमें हम नहीं बैठते, ये तो टूट जाएंगे, शीशे हैं, इंसान है, गलती से उस पर लग गया तो टूट जाएगा, हम तो नीचे गिर जाएंगे। तो उनका एक जो खौफ था, हर नई चीज़ से लोग थोड़ा सा घबराते हैं। तो जिस इंजीनियर ने उसको डिज़ाइन किया था उसको बुलाया गया, उसको कहा गया कि यार हमारे साथ ये मसला है, हम तो इनको राज़ी नहीं कर पा रहे, इनको ये यकीन नहीं दिला पा रहे हैं कि ये नहीं टूटने वाले। अब देखिए जी, अगर वो ठहर जाता लेक्चर देने पे और उनको फार्मूले बताता, साइंस बताता कि इतना मजबूत है, इतना मजबूत है, तो किसी ने उसको नहीं मानना था। सो व्हाट ही डू, उसने अपने उस बंदे को कहा कि यार फलाने बड़े हाल में सबको जमा करो, मैं आता हूँ, उनको समझाता हूँ कि ये नहीं टूटने वाला। तो वो सबको लाया, एक बड़े से हाल में उनको जमा किया और फिर वो अंदर आया और भाग के आया, फुल स्पीड से आके उसने उस जो ग्लास वाल था उसके साथ टक्कर मारी। जो स्पीड से आके उसने उससे टक्कर मारी उस दीवार वाल से, ग्लास वाल से, तो उसको कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो बह गई। ठीक है, उसने कुछ नहीं कहा। एंड नेक्स्ट डे तमाम जो एम्प्लॉइज़ थे वो बैठे हुए थे अपने अपनी सीटों पे और उन्होंने फिर ये कंप्लेंट नहीं की कि हम यहाँ पे नहीं बैठते, ये ग्लास वॉल टूट सकती है। ठीक है, दिस इज़ वन एग्जांपल ऑफ लीडरशिप। सो एज अ मैनेजर यू हैव टू बी अ लीडर। सिर्फ बातों से नहीं, जब आप जो काम आप खुद नहीं कर सकते वो आप अपनी एम्प्लॉइज से भी, अपने सबऑर्डिनेट से भी नहीं करवा सकते। यू मस्ट बी अ लीडर। ठीक है, तो ये एक आपकी लीडरशिप की मिसाल है। और भी बहुत सारे आपकी मिसाल हो सकती हैं, बट आपको लीडर होना पड़ता है। देन नेक्स्ट जो आपके डायरेक्टिंग फंक्शन में कम्युनिकेशन। देखो, कम्युनिकेशन इज़ अ की फॉर सक्सेस। कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन मीन्स इंटरेक्शन बिटवीन the peoples, between the management and subordinates, between the colleagues, passing out the agreements of the mechanism for passing up agreements of your subordinates to the manager,
एंड मैनेजर से डाउन की तरफ ऑर्डर्स का आना, इंफॉर्मेशन का फ्लो करना, दिस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड एज अ डायरेक्टिंग आपने ये करना होता है, कम्युनिकेशन, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना और लोगों की बात आप तक पहुंचे, ये कम्युनिकेशन होती है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आपके दिल में लोग अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं, लेकिन उन तक अगर वो बात नहीं पहुंच रही तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है डायरेक्टिंग का। एंड देन द लास्ट वन, कंट्रोलिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग फंक्शन क्या है? देखिए जी, मैं आपको इस तरह थोड़ा सा बताता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताता हूँ कि कीपिंग थिंग्स ऑन द राइट ट्रैक इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। जैसा मैंने प्लान किया या जैसे मैं चाहता हूं कि चीजें हों वैसी ही चीजें हों, इसको हम क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग कहते हैं। मेजरमेंट ऑफ accomplishment against the standards and correction of deviation if any to ensure achievement of organizational goal। मतलब ये है कि जो कुछ हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसको मेजर करना, मालूम करना क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं, और फिर उसको जो आप स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं जो आप चाहते हैं, प्लानिंग जो आपने कर रखी होती है, उनके साथ कंपेयर करना एंड देन टू चेक कि हाँ वैसे ही हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड की तरह हो रहा है तो गुड, नहीं हो रहा तो आपने क्या करना होगा? आपने चेक करना होगा कहाँ पे डेविएशन हो रही है, हम हट रहे हैं अपने रास्ते से, और फिर उसको सही करना। इसको हम क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग कहते हैं। अच्छा, चीज़ों को सही रास्ते पे लेके जाना, चेकआउट करना कि चीज़ें सही रास्ते पे जा रही हैं, और अगर गलत रास्ते पे जा रही है तो उनको सही रास्ते पे लाना, ये आपका कंट्रोलिंग फंक्शन होता है। बहुत ही बुनियादी फंक्शन होता है, आखिरी फंक्शन होता है आपका मैनेजमेंट का। यानी जब काम चल पड़े तो ऐसा नहीं है कि बस अब तो चल पड़ा, अब मैं जाके सोता हूँ, इंशाल्लाह शाम को पता चलेगा कि रिजल्ट अचीव हुए या नहीं। दिस इज़ नॉट द वे। आपने साथ साथ में कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना होगा कि आप देख सकें कि हाँ हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, हम अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर नहीं पहुंचने वाले तो उसको किस तरह ठीक किया जा सकता है, किस तरह अपने मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, इसको हम कंट्रोलिंग फंक्शन कहते हैं ना। ये किस तरह किया जाता है? मुख्तलिफ स्टेप्स हैं इसके। पहला स्टेप है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। यानी आप पहले से आप बता देते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को कि आज के दिन में मुझे आपसे 10 यूनिट चाहिए, आपने बना के देनी है। दिस इज अ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। देन मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब अगर आपने किसी एम्प्लॉय को 10 यूनिट बनाने किसी भी चीज़ के, फॉर एग्जांपल साइकिल है, XYZ कोई भी चीज़ है, आपने उसको 10 यूनिट बताया कि आपने बनाने हैं, 8 घंटे उसने काम करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने हर घंटे में 1.25 यूनिट बनानी है। नाउ यू हैव टू चेक, 2 घंटे के बाद आपने चेक किया तो उसने अगर 2 यूनिट सिर्फ बनाए हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो 8 घंटों में 10 यूनिट नहीं बना पाएगा। अब एक्चुअली आपने चेक करना है हर घंटे 2 के बाद कि हाँ अब वो इतने यूनिट बना रहा है कि 8 घंटों के बाद वो 10 बना पाएगा। उस एक्चुअल को आप स्टैंडर्ड के साथ मेजर करते हैं कि मैंने तो घंटे में 1.25 यूनिट का इसे कहा हुआ था और एक्चुअली इसने 1 यूनिट बनाया हुआ है। कंपेयर किया तो एक थोड़ा सा कम है। नो दिस इज अ डेविएशन, आपको पता चला, कंपैरिजन हुई, डेविएशन हुई, एंड फिर उसको आपने ठीक करना है। आपने चेक करना है कि नहीं यार इसको बढ़ाओ, आपको स्लो जा रहे हो, ताकि आपके 10 यूनिट पूरे किए जा सकें। इसको हम क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग फंक्शन कहते हैं। और दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपका पूरा सब्जेक्ट जो है इन्हीं पे मुश्तमिल है। यही फंक्शंस जो हैं इनको हर एक को हम अलग अलग से पूरे चैप्टर के तौर पे डिटेलिंग के सूरत में पढ़ेंगे। पूरे बुक्स हैं हर फंक्शन पे। ये बुनियाद है, रीढ़ की हड्डी है आपके मैनेजमेंट की। ये काम आपको करने होते हैं, कोई भी मैनेजमेंट आप करेंगे ये काम आपको करने होते हैं। और जब ये तमाम काम आप कर लेते हैं तो ज़हन में रहे जो हमने पहले एक डेफिनेशन पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज़ अ हिडन फोर्स विच कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फील। तो आप ज़रा सा इन तमाम फंक्शंस को जहन में दोहराएं और फिर आप सोचें कि ये करने के बाद आपका सबऑर्डिनेट चुप नहीं सकता। एक खौफ, एक फोर्स उसको नजर आएगी कि अगर मैं काम नहीं करता हूँ तो कहीं ना कहीं तो कोई मुझे देख रहा है, मेरी पकड़ हो सकती है। तो ये इन्हीं फंक्शंस के थ्रू आप वो फोर्स क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू लोग फिर काम करते हैं। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।